हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था सिविल सेवा हेतु परीक्षा हेतु एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित बुक में हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार में आज समानता का अधिकार के बारे में। पहला, विधि के समझ, समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ, समता में या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह की विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। विधि के समझ, समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संदर्भ में शामिल है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। कोई व्यक्ति अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकार गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है। दूसरे संदर्भ में निहित विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और आधारों दायित्वों के दोनों के समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है। बिना भेदभाव के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ जबकि दूसरा सकारात्मक है, हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता है, अनुच्छेद 14 को लागू नहीं होता। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है या विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देनों के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है, लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए। विधि का शासन। ब्रिटिश न्यायवादी A.V. डाइसी का मानना है कि विधि के समझ, समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। इस संबंध में उन्होंने 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। पहला, इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति की विधि के उल्लंघन की सेवाएं दंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, विधि के समझ, समता अत्यावश्यक, कोई व्यक्ति अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी कानून के ऊपर नहीं है। थर्ड, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिमाण, जैसे कि न्यायालयों द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जा सकता है, न कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। पहले एवं दूसरे कारक ही भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं, तीसरा नहीं। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत के व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लेखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है, इसलिए किसी भी तरह से यहाँ तक के संशोधन में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। समता के अपवाद। विधि के समझ, समता का नियम पूर्ण नहीं है तथा इसके लिए कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद हैं। इसका वर्णन इस प्रकार से है। पहला, भारत में राष्ट्रपति एवं राज्यपालों का निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। पहला, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार का दंडिक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। थर्ड, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। चौथा, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उनमें उसकी सूचना 2 माह देने के लिए 2 माह के बाद ऐसा किया जा सकता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में से किसी एक का सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में या रेडियो या टेलीविजन में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार की दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। अनुच्छेद 361 का। थर्ड, संसद में या उसकी किसी भी समिति के संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात
या दिए गए किसी भी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 105 राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात में दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 194 अनुच्छेद 31 का अनुच्छेद 14 का अपवाद। इसके अनुसार किसी भी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संदर्भ में यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की उपधारा खा या उपधारा गा का समावेश है तो उसे आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते रहे। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जहां अनुच्छेद 31 गा आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। छठा, विदेशी संप्रभु यानी शासक राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। सातवां, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। दूसरा, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें दो कठोर शब्दों का व्यवस्था है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 को दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर का दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश खा पूर्णतः या भागता राज्य निधि में पोषित या साधारणतः जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानों, घाटों, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद को प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था। विभेद में प्रतिषेध के इस समान नियम के 3 अपवाद हैं। राज्य की इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों की महिलाओं के लिए आरक्षण एवं व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। राज्य की इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूपों से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करें। उदाहरण के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क में छूट शामिल है। राज्य को यह अधिकार होता है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की छूट संबंधित कोई नियम बना सकता है। यह शैक्षणिक संस्थान राज्य के अनुदान प्राप्त निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अंतिम प्रावधान को संविधान के 93 संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया है। इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 पारित किया है, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें ITI एवं IIM जैसे संस्थान भी शामिल हैं। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों की वैधता पर मोहर लगा दी, लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि वह इनमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करें। क्रीमी लेयर पिछड़े वर्ग के व्यक्तिगत विभिन्न तबकों के लिए छात्र क्रीमी लेयर में आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये तबके हैं। पहला, संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि। दूसरा, वर्ग ए या ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की सेवा के क्लास सेकंड अधिकारी जो कि केंद्रीय राज्य सेवाओं में हैं। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालय आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर लागू होता है। थर्ड, सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंकों का अधिकारी या नौसेना, वायुसेना या अर्धसैनिक बलों के समान रैंक का अधिकारी। चौथा, डॉक्टर, अभिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर। पांचवा, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति। छठा, शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि भूमि या रिक्त भूमि है।
रखने वाले लोग, जिन लोगों के सालाना आय 4.5 लाख रुपए से यानी 4.5 लाख से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है। 1993 में जबकि मलाईदार परत यानी क्रीमी लेयर हदबंदी लागू की गई थी तो यह 1 लाख थी। बाद में 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख तथा 2008 में 4.5 लाख एवं 6 लाख रुपए 2013 में किया गया। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों के लिए सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। किसी भी अधिक नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा हो सकता या केवल धर्म, वंश, जाति या निवास के स्थान पर आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए आयोग नहीं ठहराया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साधारण नियम 3 अपवाद हैं। संसद किसी भी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 कुछ वर्ष के बाद 1974 में समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में व्यवस्था नहीं है। राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि या राज्य के समान प्रतिनिधित्व नहीं है। विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। मंडल आयोग और उसके परिणाम। वर्ष 1969 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 से प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% था, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति शामिल नहीं हैं। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण सिफारिश की। इस तरह संपूर्ण आरक्षण 50% हो गया। 10 वर्ष पश्चात 1990 में वीपी सरकार ने सरकारी सेवाओं या अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। दोबारा 1991 में नरसिंह राव सरकार ने 2 परिवर्तन प्रस्तुत किए। 27% में पिछड़े वर्ग गरीब लोगों को प्रमुखता जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% को अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए आर्थिक रूप के पिछड़े विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए भी व्यवस्था की गई। प्रसिद्ध मंडल केस 1992 के अनुच्छेद 16(4) के विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्गों के लिए जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। यद्यपि न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था का अस्वीकार कर दिया, फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा। अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर संबंधित लोगों का आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना। प्रोन्नति के आरक्षण नहीं, आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होनी चाहिए। प्रोन्नति के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्षों तक लागू रह सकता है। 1997 तक केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह नियम प्रत्येक वर्ष लागू होना चाहिए। आगे ले जाने वाले नियम है कैरी फॉरवर्ड नियम रिक्त पदों यानी बैकलॉग के लिए वैध करे रहेगा, लेकिन इसमें भी 50% के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों में सूची में अति जोड़ या ओवर इंक्लूजन या न्यून जोड़ यानी अंडर इंक्लूजन के परीक्षण के लिए एक स्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। पहला अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया। इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे स्वीकार कर लिया गया। संसद में अधिनियम द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। यह नौकरी आरक्षण के उद्देश्य से सूची के नाम जोड़ने व निकालने पर विचार करता है। प्रोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने
के लिए मामले में 77वें संशोधन अधिनियम 1995 में पास कराया गया है। इस अनुच्छेद 16 में नई व्यवस्था जोड़ी गई है। इसके तहत राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की प्रोन्नति के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। 2001 का 50वां संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरकारी सेवकों हेतु आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में पारिश्रमिक वरिष्ठता की व्यवस्था करता है। इसे पूर्वगामी जून 1955 से प्रभावी किया गया। द बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में निर्णय को 81वां संशोधन अधिनियम 2000 के तहत रद्द किया गया। इसने अनुच्छेद 16 में से एक व्यवस्था को जोड़ा। इससे राज्य के रिक्त आरक्षित पदों की अनुवर्ती वर्ष या वर्षों से भरने के लिए शक्तिशाली बनाया गया। इस तरह के आरक्षित वर्ग को उस वर्ष के जिसमें भर्तियां हुई थी उस साथ ही नहीं जोड़ा गया ताकि आरक्षण के 50% की सीमा का पालन किया जा सके। संक्षेप में इसे बैकलॉग रिक्तियों के आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया गया। 76वें संशोधन अधिनियम 1994 के तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 के नवी सूची के न्यायिक समीक्षा के तहत 59% आरक्षण 50% के आधार पर स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप से इसका आचरण निषिद्ध कर दिया गया। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसका नया नाम नागरिकों के अधिकारों का रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया था तथा इसके विस्तार कर दंडिक उपबंध और सख्त बनाया गया। अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार का समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम को में परिभाषित किया गया। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक एवं व्यवहारिक की समझ से पूरे इसका प्रयोग ऐतिहासिक हो। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक नियोक्ता अतः या कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि से बहिष्कार नहीं किया जाना। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसके तहत 6 माह का कारावास या 500 रुपये का दंड अथवा दोनों शामिल है। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिए गए उसे संसद या राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए आयोग करार देने की व्यवस्था की गई। यह अधिनियम निम्नलिखित अपराध मानता है का किसी व्यक्ति की सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा से रोकना, परंपरागत धार्मिक दार्शनिक या अन्य आधार पर अप्रसिद्धता को नियोजित ठहराना, किसी दुकान होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार करना, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति या किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना, अस्पतालों शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी गई है कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य के संवैधानिक दायित्व होगा इस अधिकार का हनन रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। 5वां, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। पहला, यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान की सेवाएं और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा, यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। थर्ड, कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद का धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। चौथा, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में से कोई भेंट या उपाधि उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत
प्रतिबंधित किया गया क्योंकि ये सब राज्य के समझ समानता के अधिकार के विरुद्ध थे। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था उनमें पद्म भूषण एवं पद्मश्री हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों को इनमें उल्लंघन नहीं होता है। इस तरह ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि यह भी व्यवस्था की गई है कि पुरस्कार पाने वाले के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को त्यागना होगा। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई। 1977 में मीराजी देसाई के नेतृत्व में वाली जनता पार्टी ने भी इनका क्रम तोड़ दिया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा उन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।